वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस सेशन में हम थोड़ा और प्रकाश डालेंगे जो प्रीवियस सेशन में हमने डेफिनेशन लिखवाया था उसके वर्डिंग्स पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सर यहाँ हमने लिखवाया था फिनिश्ड गुड्स वाले में हेल्ड फॉर सेल, वर्ड है सेल, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो ये वाला वर्ड है ना, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड है सर। वो कैसे सर? आ जाएगा थोड़ी देर में समझ कैसे, ठीक है ना। चलो पहले ये समझिए कि डिफिनेशन क्या बोलते हैं। तो फिनिश्ड गुड्स का मतलब होता है सर वो गुड्स, वो एसेट बोल रहा हूँ सर जिसका हमारा उद्देश्य क्या है, बेचना। हेल्ड मतलब रखा गया हो बिजनेस में, किस लिए? बेचने के लिए। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका अभिप्राय क्या है? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये हम लोग बिल्कुल समझेंगे थोड़ी देर में। पहले आप आम बोलचाल की भाषा में क्या समझते हो? सर हमें तो ये लगता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब कि सर जिस चीज़ का हम लोग व्यापार कर रहे हों उस संदर्भ में अगर हम कोई सेल कर रहे हैं उसके बारे में कहा गया। थोड़ा थोड़ा सा और बोलिए। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब हुआ सर कि अगर हम मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा मेन बिजनेस क्या है? मेडिसिन है। वही तो हम आमतौर पे दवाइयाँ ही बेच रहे हैं। या अगर हमारा कपड़े का व्यवसाय है, कपड़े का दुकान है, तो हम कपड़े बेच रहे हैं। अगर कपड़े का दुकान वाला मेडिसिन बेचता है तो क्या वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा? नहीं सर, कभी नहीं माना जा सकता। कैसे माना? वो आपका बिजनेस है क्या? नहीं ना। आपके पास अगर कोई फिनिश्ड गुड्स घर में पड़ा हुआ है, आप उसे बेच दोगे तो क्या उसे आप क्या बोल दोगे कि मेरा फिनिश्ड गुड्स है? वो नहीं। आपके लिए कैसे हो गया? उसकी इन्वेंट्री बुकिंग करेंगे आप, इन्वेंट्री रिकॉर्ड करोगे कि मेरे घर में पड़ा हुआ कुछ बिस्किट्स के पैकेट थे तो वो आपका इन्वेंट्री हो गया? नहीं सर, वो कैसे हो गया? लेकिन अगर वही एक किराने का दुकान वाला या कोई स्टोर कीपर या बिस्किट का मैन्युफैक्चरर है, वो बिस्किट बेच रहा है तो क्या उसके लिए फिनिश्ड गुड्स माना जाएगा? वो इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा वो? यस सर, उसके लिए वो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स माना जाएगा। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स मतलब फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री, स्टॉक, समझ रहे हो ना, उसके लिए माना जाएगा क्योंकि उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। कोई भी नॉर्मल आदमी कुछ भी बेचेगा तो क्या उसका इन्वेंट्री बन जाएगा? नहीं। अब समझ रहे हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो फिर समझ ही नहीं पाओगे कि इन्वेंट्री बनना किसके लिए है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ गए होंगे, इससे बराबर समझ में आ गया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सर, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई भी आदमी कुछ भी बेच देगा तो उसका इन्वेंट्री बन जाएगा, स्टॉक बन जाएगा? नहीं सर, ऐसे कैसे हो जाएगा? जब तक कि वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बिकने वाला माल ना हो तब तक उससे जो भी आप नंबर ऑफ जो भी प्रोडक्ट्स है वो आपका स्टॉक का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल। अगर मैं किसी एसी की दुकान में जाता हूँ एसी खरीदने, तो वहाँ एसी से एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। या अगर मैं कोई कार खरीदने जा रहा हूँ तो कार की दुकान में क्या होगा? कार एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है सर। कार वाला अगर अपने फर्नीचर बेच रहा है, ठीक है, तो क्या उसका वो फिक्स्ड फिनिश्ड गुड्स होगा? नहीं सर। लेकिन कोई फर्नीचर के दुकान वाला अगर अपना फर्नीचर बेच रहा है, अपना नहीं सॉरी, फर्नीचर जो उसके दुकान में है बेचने वाला, हेल्ड फॉर सच सेल, हेल्ड फॉर सेल जिसे कि बेचने के लिए रखा हो। हेल्ड का मतलब किसको? रखना। दुकान में क्या रखा है? हेल्ड क्या करा है? सेल करने के लिए। बेचने के लिए रखोगे ना, सजाने के लिए थोड़ी रखोगे। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो फर्नीचर के दुकान वाले ने जो बेचने के लिए फर्नीचर्स रखे हैं उसे अगर वो बेचेगा तो वो उसकी सर इन्वेंट्री का पार्ट फॉर्म करेगा। लेकिन वही अगर फर्नीचर्स मैं घर में लेते आऊँ और फिर मैं बस पसंद नहीं आया फर्नीचर, किसी को बेच दिया, तो क्या वो मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा? नहीं सर। आप उसका बिजनेस थोड़ी करते हैं, वो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बस अब क्लैरिटी आ रही होगी, आई होप सो, आ ही गया होगा। चलो चलिए तो अब दूसरे डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। WIP, इसमें लिखा था इन द प्रोसेस और प्रोडक्शन फॉर सच सेल। सच सेल से मेरा क्या मतलब था सर? इससे मेरा अभिप्राय क्या था सच सेल से? सर ये जो फिगर है ना यहाँ पे, ये मतलब था मेरा।
इसी वाले सेल की बात बोल रहा हूँ सर हमें कन्फ्यूज़न होता है, चलो फिर से कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। रॉ मटेरियल्स, कंज्यूमेबल्स एट्सेट्रा, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, ये एक क्लासिफिकेशन है किस चीज़ का? इन्वेंट्री का। सर ये क्लासिफिकेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगी? सर ये तीनों एक साथ आपको बहुत जगह मिल सकती है देखने को, जैसे कि आपको कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में बिल्कुल दिख सकता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस में दिखेगा आपको। हाँ सर दिखेगा, कैसे दिखेगा वो बताता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जिनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, फैक्ट्री, ठीक है ना, तो वहाँ भी आपको इनके बैलेंस शीट में तीनों चीज़ दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए अब कंस्ट्रक्शन वाले का एग्जांपल सेट करते हैं। तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन जैसे कोई बिजनेस है तो रॉ मटेरियल खरीदा होगा ना, छड़, बालू, गिट्टी, ईटा, सीमेंट, जो भी चीज़ आता है आपका, ठीक है ना, तो वो सब खरीदा, तो वो उसका क्या हो गया होगा सर? रॉ मटेरियल। जितने का खरीदा होगा अपना अकाउंटिंग एंट्री मार दिया होगा जो भी परचेज करा होगा, ठीक है सर। वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य अभी प्रगति में है, रोड बन रहा है, मकान बन रहा है, जो भी है, तो उसका एक वैल्यूएशन होता है, समझ रहे हो ना। वैल्यूअर आते हैं और आप सुनते होंगे कि एक अपार्टमेंट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तब भी उसकी एक सर्टिफिकेशन होती है, वैल्यूएशन होती है, कितने रुपए का हमारा पैसा अब तक इस मकान को बनाने में लग चुका है। अभी पूरी तरह से बना नहीं है, अभी कार्य अभी प्रगति में जारी है, तो उसकी भी एक वैल्यूएशन होती है। तो अगर क्या एक साल में सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनने में? नहीं सर, बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं कंस्ट्रक्शन वाली, 2-3 साल तक लग जाता है कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स में। तो इस साल जब ख़त्म होगा तो हम रिकॉर्ड तो करेंगे ना। चलो अब इस कंसेप्ट से और क्लियर समझो। मैंने आज स्टार्ट करा, आज तारीख है कितनी सर? क्या तारीख है आज? 31 में, ठीक है। अभी मैं 31 मार्च 2021 को जब खड़ा हूँ, मतलब उस दिन बैलेंस शीट अपना बनाना चाह रहा हूँ, तो देख रहा हूँ सर, मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन हूँ, ठीक है ना, एग्जांपल समझिए। तो मैं उस दिन देख रहा हूँ कि मैंने इतने की जो रॉ मटेरियल्स खरीदी थी पूरे साल में, वो है हमारे पास, ठीक है। बिल्डिंग तो हमारी तैयार हुई नहीं, इसमें 1-2 साल और लगेंगे। आज के डेट में ये जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि WIP, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो इसका वैल्यूएशन आप करेंगे ना, बुक्स में दिखाओगे ना। जी हाँ सर, तो वो वाला इन्वेंट्री जो होगा वो WIP की कैटेगरी में आएगा। जब वो पूरी तरह से 2-3 साल बाद वो बन जाएगा वो बिल्डिंग, तो वो आपकी फिनिश्ड गुड्स की कैटेगरी में आएगा। वो तब WIP नहीं रहा, अब वो क्या हो गया? फिनिश्ड गुड्स बन गया। रॉ मटेरियल से कन्वर्ट हो गया WIP में, और WIP फाइनली क्या बन गया सर? फिनिश्ड गुड्स। फिर से सुनिए, रॉ मटेरियल से कहाँ चला गया? WIP में। रूप चेंज हो गया ना, ट्रांसफॉर्म हो गया। रॉ मटेरियल बन गया WIP, फिनिश्ड गुड्स WIP फिर क्या बन जाएगा? फाइनली आपका फिनिश्ड गुड्स। समझ गए? तो क्या सर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आपने बोला तीनों चीज़ दिखती है, तो अरे तुमने क्या एक ही बार ठेका लिया है क्या? नहीं ना, हमेशा तुम्हारा बिजनेस है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, एक बार बना के छोड़ नहीं देते हो। फैक्ट्रियाँ एक बार बना के 1 साल में काम ख़त्म नहीं कर देती, ये एक निरंतर प्रोसेस है जो कि हमेशा चलते रहता है। उसी प्रकार आप रॉ मटेरियल खरीदते रहेंगे, फैक्ट्रियों में काम होते रहेंगे, तो WIP बनते रहेगा, और जो WIP तब्दील हो चुका है, फाइनली वो फिनिश्ड गुड्स का फॉर्म ले चुका है, वो अब आपका बन चुका है फिनिश्ड गुड्स, ठीक है ना सर। तो ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस में, ये बैलेंस शीट में आपको तीनों क्लासिफिकेशन दिख जाएंगे। किनकी सर? इन्वेंट्री के 3 रूप। क्या क्या सर? रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड्स। जिन बच्चों को मेरे प्रीवियस सेशन मतलब जो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 का लिया, उन्हें भी ना अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न रह गया होगा, तो आई होप कि अब तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो अब तो समझ में आ गया कि सर ये तो ट्रांसफॉर्मर है, इस रूप से इस रूप, इस रूप से इस रूप, समझ गए। तो चलो अब यहाँ देखते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। WIP का मतलब क्या हो गया सर? ये एक ऐसा एसेट है, ऐसा इन्वेंट्री वाला, ऐसा एसेट जिसका कि इन्वेंट्री नाम है सर। क्या सर? लिखाया था ना मैंने, इन्वेंट्री आर एसेट्स ही है, कोई भूलना मत। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। कौन वाली सेल? इस वाली को सेल को बात कर रहे हैं हम लोग, फिनिश्ड गुड्स के सेल के लिए। तो ये अभी प्रोसेस में है, ताकि प्रोडक्शन किस चीज़ का हो सके? उस फिनिश्ड गुड्स का जिसको कि हम बेचेंगे, ठीक है ना। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हो गया सर?
इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, ठीक है ना। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, ठीक है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस का भी एग्जांपल बता दिया, उससे क्लियर हो गया होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी बता दिया था पिछले वाले क्लास में भी और इस वाले क्लास में भी, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा कि बस रूप की बात है। आज जो रॉ मटेरियल है थोड़े दिन बाद वो वर्क इन प्रोग्रेस होगा और फाइनली जाके अपने गंतव्य को प्राप्त होगा, तो वो फिनिश गुड्स बन जाएगा, ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल दूँ सर। जब आप 10th क्लास पास करे थे तब आप थे रॉ मटेरियल। जब आपने 11th में एडमिशन लिया था, कॉमर्स सब्जेक्ट चुना था या साइंस भी चुना था, डजेंट मैटर्स, ठीक है ना। तो वो क्या था सर, रॉ मटेरियल थे आप लोग, कच्चा, बिल्कुल, ठीक है ना। जब आप धीरे धीरे आपके ज्ञान का भंडार बढ़ते गया, जब धीरे धीरे आप लेट से अगर आपने सीए कोर्स करना था तो सीए सीपीटी में या किसी फाउंडेशन वगैरह में एडमिशन कराया, आर्टिकलशिप करी, पढ़ रहे हो, तो आप क्या हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, कार्य अभी जारी है। आपका एम क्या है, फिनिश्ड गुड्स बनना, सीए बनना। अगर सीए बनना आपका एम है तो आप फिनिश्ड गुड्स हैं। तो हाँ जी सर, तो मैं फिनिश्ड गुड्स हूँ, आप WIP हैं और जो आपसे भी जूनियर हैं वो क्या हो गए सर, बताओ, रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी रिवील कर लेते हैं। रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स एटसेट्रा in the form of materials or supplies to be consumed in the production process, जिनका की खपत, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है सर, खपत हो जाना, मतलब किसी चीज़ को बनने में वो खपत होगा। ऑफ कोर्स खपत हो ही जाना है ना, दाना डालोगे प्लास्टिक बनेगा तो वो कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, तो खपत तो होना ही है। कभी भी रॉ मटेरियल्स आपका कंज्यूम हो जाता है, ठीक है सर। तो इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स है, उसी को सप्लाईज भी बोलते हैं, जिनका कि टू बी कंज्यूम्ड हो जाना है इन द प्रोडक्शन के प्रोसेस में। प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होगा फैक्ट्री वगैरह में, तो उसमें खपत हो जाना है, ठीक है ना सर। इजली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लैरिटी के लिए बाकी, चलिए थोड़ा सा और लिख लेते हैं। यहाँ तक हो गया होगा तो ठीक है, पॉज करके वरना लिख लेना। चलो इस चीज़ को मैंने बोला था ना, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसका एक एग्जांपल लिखा देता हूँ नोट्स पर्पज़ के लिए, ठीक रहेगा आपको, ताकि आप भूलें ना। लिखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखने का, इसका मतलब आप समझो, या हटाओ एग्जाम्पल, डायरेक्ट इसका मतलब समझिए। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है सर मैंने बोला हाँ सर, ये इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है सर, कॉमन सेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ही बोलेंगे, फॉर ए स्टील पाइप का ट्रेडर, जो स्टील की पाइप आती है ना, उसका अगर कोई ट्रेडर है, मतलब व्यापारी, ट्रेडर का मतलब क्या हो गया सर, व्यापारी। फॉर ए स्टील पाइप ट्रेडर क्या बोलिएगा आप, सेल ऑफ स्टील पाइप्स is in the ordinary course of business. यस बिल्कुल, मैं बस ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ना, ये वाला एग्जांपल है जो आप समझ रहे हो ना। क्या है एग्जांपल सर, कि अगर कोई स्टील पाइप का व्यापारी, ट्रेडर का मतलब क्या हो गया बच्चों, व्यापारी। फॉर ए स्टील पाइप ट्रेडर सेल ऑफ स्टील पाइप्स इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब सर, आम तौर पे आप उन्हीं चीज़ का बिजनेस कर रहे हो ना, आप नहीं, यानी कि जो बिजनेस कर रहा है उसके बारे में बोल रहा हूँ। अगर कोई स्टील पाइप का ट्रेडर है तो उसके लिए आमतौर पे क्या बिजनेस करता होगा, स्टील के पाइप्स बेचता होगा। यस सर,
तो अगर कोई भी चीज़ आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट फिनिश्ड गुड्स, सॉरी, कोई भी चीज़ जो आप बेचते हो ऑर्डिनरी कोर्स में, आई रिपीट, कोई भी चीज़ जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचते हैं, कोई भी व्यापारी अगर ऐसा बेचता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो वो उसका क्या हो जाता है सर, फिनिश्ड गुड्स, यानी कि इन्वेंट्री का पार्ट फॉर्म कर जाएगा उसका, ठीक है ना। तो बताइए सर, तो स्टील पाइप ट्रेडर के लिए क्या इन्वेंट्री बनेगा सर? स्टील पाइप्स का जो स्टॉक होगा वही उसका इन्वेंट्री बन जाएगा, डेफिनेट सी बात है। अच्छा, तो इस केस में स्टील पाइप ट्रेडर के केस में स्टील पाइप का जो इन्वेंट्री क्या बनेगा, स्टील पाइप का जो स्टॉक होगा वही इसका इन्वेंट्री का पार्ट फॉर्म कर जाएगा, ठीक है ना सर। लेकिन अगर मैं बोलूँ मिस्टर एक्स जो कि त्रिवेणीगंज में स्टील पाइप बेचता है, ठीक है, उसने अपनी कार बेच दी, समझिएगा, सेल ऑफ कार बाय स्टील पाइप ट्रेडर। क्या कर दिया उसने? कार बेच दी, सेल ऑफ कार बाय स्टील पाइप ट्रेडर। बेचना था क्या, बेचने का काम क्या करते थे भाई, स्टील पाइप का व्यापार था सर हमारा, बेच क्या दिया, कार। क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं सर, कैसे, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो सेल ऑफ कार बाय स्टील पाइप ट्रेडर इज नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देयरफॉर क्या हो गया सर, कार इज नॉट एन इन्वेंट्री। कार आपका इन्वेंट्री नहीं है। फॉर, मैं बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ, क्यों, किसके लिए कार इन्वेंट्री नहीं है, किसके लिए कार इन्वेंट्री नहीं है सर? कार इज नॉट एन इन्वेंट्री फॉर ए स्टील पाइप ट्रेडर। स्टील पाइप ट्रेडर के लिए कार जो है सर वो इन्वेंट्री नहीं होगा। अच्छा, तो सर कार किसके लिए इन्वेंट्री होगा? सर कार के शोरूम में चले जाओ, कार का भरा हुआ है, भरे हुए कार होते हैं सर, तो वहाँ कार जो होता है सर आपकी इन्वेंट्री होती है। क्यों? क्योंकि कार का जो शोरूम वाला है उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है सर? कार बेचना, तो उसके लिए इन्वेंट्री बनेगा ना। वो स्टील पाइप वाले का काम है कार बेचना, नहीं, तो उसके लिए इन्वेंट्री नहीं बनेगा। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ये भी लिख ही लो फिर। फॉर ए कार डीलर stock of car will form part of inventory। ठीक है ना। तो कार डीलर के लिए क्या हो जाएगा सर, जो स्टॉक ऑफ कार है वो आपका इन्वेंट्री का पार्ट हो जाएगा। वो अपनी बुक्स में दिखाएगा ना उसे एसेट साइड में इन्वेंट्री के अंदर, लेकिन एक स्टील पाइप वाला जिसने अपने कार बेच दिया उसके लिए थोड़ी स्टॉक हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, आसान सा बिल्कुल। चलो यहाँ तक हो गया होगा सबका, बड़ा ही आसान था। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा। चलिए सर, एक कंसेप्ट और क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे कॉमर्स ग्रेजुएट्स होते हैं, उनसे भी अगर पूछ लो, मेरे यहाँ आते हैं जो बंदे, उनसे भी अगर पूछ लो इंटरव्यू वगैरह में कुछ भी, कि सर लैंड से आप क्या समझते हो, लैंड क्या है, तो सीधा एक जवाब सर, अगर जिन्हें कुछ भी कॉमर्स का पता होता है तो वो बोलते हैं लैंड क्या है सर, लैंड एक फिक्स्ड एसेट है। हम बोले इसके अतिरिक्त, सर लैंड तो फिक्स्ड ही एसेट होगा ना, हैं? नहीं सर और भी है कुछ, तो उनका मतलब बस मुंह बंद हो जाता है। तो चलिए, आपका मुंह बंद नहीं होगा, आपको एक नॉलेज शेयर कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता। अगर जिनकी अच्छी नॉलेज है तो पता हो, आपको भी अब पता चल जाएगा। चलो खुद से पूछिए लैंड क्या होता है। बहुत लोगों को तो पता ही होगा, पहले से बताया होगा मैंने, तो प्रीवियस बैच वालों को तो बताया था, तो उन्हें तो पता होगा ही। चलिए नए वालों को भी बताते हैं। सर लैंड
क्या होता है सर? सबसे पहला जवाब लैंड इज़ अ फिक्स्ड एसेट। सही है, बट पूरा सही नहीं है, और भी होता है कुछ। बताओ कैसे बताएं सर? हम ही बताते हैं फिर तो। चलो लिखो लैंड। इसका भी 3 क्लासिफिकेशन हो सकता है सर, मैंने बोला हो सकता है 3 क्लासिफिकेशन। कैसे कैसे? सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ पहली बार सुनेंगे बहुत चीज़। सर ये तो सबने सुना होगा, अधिकतर ने। लैंड इज ए फिक्स्ड एसेट चलो जो दूसरा बात है वो मैं बता रहा हूँ। लैंड इज शोन एज इन्वेस्टमेंट तीसरी बात, लैंड इज इन्वेंट्री। यस सर, इन्वेंट्री। जिनका कॉमन सेंस होगा, अच्छा ना, अब तक जितना समझा होगा तो आसानी से कंक्लूड कर लिए होंगे कि क्या बोल रहे हैं। लैंड इज इन्वेंट्री। कुछ कुछ और लिखूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। सर लैंड फिक्स्ड एसेट है, यहाँ तक तो मैं समझ में आता है, लेकिन कब? क्वेश्चन ये है कि कब और किसके लिए, समझ रहे हो ना? तो लैंड जो होता है सर फिक्स्ड एसेट होता है। लैंड इज ए फिक्स्ड एसेट इफ acquired for use in business। अगर आप बिजनेस के यूज़ के लिए लैंड का एक्वायर करते हो, मतलब लैंड खरीदते हैं बिजनेस के यूज़ करने के लिए, तभी आप दिखाते हो लैंड को क्या सर? फिक्स्ड एसेट के तौर पे। समझ रहे हो? मुझे टेक्सटाइल्स का बिज़नेस करना है, मुझे होटल खोलना है, मुझे फैक्ट्री डालनी है, या मुझे कपड़ों का व्यापारी बनना है, जो भी बनना है, मैंने लैंड खरीदा ताकि मैं उस पर दुकान बनाऊँ, शॉप बनाऊँ, फैक्ट्री बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ। लेकिन पर्पस क्या है हमारा? बिजनेस में यूज़ करने के लिए। तो वो हमारा क्या बन गया सर? फिक्स्ड एसेट। तो आप बैलेंस शीट में उसे लैंड को फिक्स्ड एसेट के तौर पे दिखाएंगे। एकदम क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। कब लैंड को फिक्स्ड एसेट दिखाते हैं सर? अगर हमारा उद्देश्य उस लैंड को लेकर क्या है सर, कि हम उस लैंड का जो यूज़ है ना सर, वो बिजनेस के लिए करने वाले हैं, करेंगे उसका यूज़ हम बिजनेस के लिए। ठीक है, तो हम क्या लैंड को दिखाएंगे सर? फिक्स्ड एसेट के तौर पे। 1 करोड़ का ज़मीन खरीदा ताकि एक मैं दुकान खोल सकूं, तो उसे 1 करोड़ के वैल्यू पे मैं 1 करोड़ नहीं बोलूँगा मैं। बोलो क्यों? क्योंकि नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बताऊंगा कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे होती है। ठीक है, तो जहाँ इन्वेंट्री का मामला आएगा ना, तो वहाँ थोड़ा सा डेविएट होगा, लेकिन इस केस में कोई डेविएशन नहीं है। अगर मैं 1 करोड़ पे लैंड खरीद रहा हूँ, तो सर मैं उसे बुक्स में क्या दिखाऊंगा कि मैंने फिक्स्ड एसेट के तौर पे एक लैंड खरीदा 1 करोड़ रुपए का, तो उसको मैं फिक्स्ड एसेट के साइड बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट में दिखा दूंगा। 1 करोड़ का खरीदा सर, किस लिए खरीदा था? बिजनेस करने के लिए। सर मैंने 1 करोड़ का लैंड खरीदा किसी को गिफ्ट देने के लिए, तो क्या मैं उसे फिक्स्ड एसेट दिखाऊंगा? नहीं सर, नहीं दिखा सकते। जब तक कि वो लैंड आपके बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं होगा ना सर, तो आप उसे फिक्स्ड एसेट नहीं दिखा सकते। मैंने एक लैंड खरीदा सर, अपना भविष्य देखते हुए। बहुत लोग होते हैं कि सोचते हैं कि चलो लैंड खरीद लेते हैं, भविष्य में तो दाम बढ़ना ही है, तो क्या सर आप उसे फिक्स्ड एसेट दिखाओगे? फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास ज़्यादा पैसे थे, आपने लैंड में इन्वेस्ट कर दिया 50 लाख रुपए, कल को इसका दाम 2-3 करोड़ हो जाना है, ठीक है, तो क्या उसे मैं फिक्स्ड एसेट दिखाऊंगा? नहीं सर, आपका आंसर आपके सामने है। उस केस में लैंड इज शोन एज इन्वेस्टमेंट। क्या ये बिजनेस के पर्पस के लिए था? नहीं सर, हमारे पास पैसे थे, हमने खरीद लिया, एक इन्वेस्टमेंट करा ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब बहुतों का क्लियर हो गया होगा। तो हमारा यहाँ पे पर्पस
बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक पर्पस क्लियर नहीं होगा कि लैंड खरीदा क्यों था, लैंड का पर्पस क्या था, तब आप क्लासीफाई नहीं कर पाओगे कि सर हमें उसे फिक्स्ड एसेट दिखाना है, कि हमें उसे इन्वेंट्री दिखाना है, कि हमें इन्वेस्टमेंट दिखाना है। तो फिक्स्ड एसेट वाला तो पार्ट क्लियर है कि सर हमें बिजनेस के लिए यूज़ करना है तो फिक्स्ड एसेट दिखा देंगे। लैंड इज सोन एज इन्वेस्टमेंट कब, इफ़ acquired for capital appreciation। एप्रिसिएशन का मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ाने के लिए। 50 लाख का ज़मीन खरीदा, 1 साल 2 साल बाद 2-3 करोड़ का हो गया, तो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ ना सर। तो हमने ख़रीदा ही क्यों था, हमारे पास पैसे पड़े थे, हम चाह रहे थे कि एक इन्वेस्टमेंट कर दें जिससे कि हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाए। उस केस में आप लैंड को फिक्स्ड एसेट नहीं दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे सर, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो कुछ बताओ मेरे को इसमें, सर लैंड कब इन्वेंट्री दिखाएंगे, पर्पस क्या होना चाहिए। सर पर्पस छोड़िए सर, लैंड तो बड़ी आसान सी चीज़ है सर। लैंड इन्वेंट्री किसके लिए होगा, चलो मैं ही बता देता हूँ। लैंड इज इन्वेंट्री फॉर कंपनीज in business of कंस्ट्रक्शन। सर अब तो लग रहा है कि आ गया समझ में, हाँ आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस वाले जो रियल एस्टेट डीलर्स होते हैं, रियल एस्टेट का जो इनका कंपनीज होता है ना, जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं सर, वो बहुत सारी लैंड खरीदते हैं। क्या वो लैंड किस लिए खरीदते हैं, गिफ्ट करने के लिए नहीं सर, दुकान डालने के लिए नहीं सर, वो तो लैंड खरीदते हैं किस पर्पज़ से, बताओ बताओ, ताकि उस पर भविष्य में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ डेवलप करेंगे, समझ रहे हो। हाँ जी सर, तो वो उनके लिए क्या है, लैंड 2 कट्ठे 5 कट्ठे का नहीं खरीदते हैं, 5 कट्ठे का नहीं, इधर लेट से 20 कट्ठे का खरीद लिया, 1 एकड़ खरीद लिया, यहाँ इन्वेस्टमेंट वहाँ इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है उनका, वो इन्वेंट्री है। जैसे कि आपके गोदाम में सामान भरा होता है, उनके बुक्स में, उनके बैलेंस शीट में लैंड की कतार लगी होती है, तो उनके लिए क्या है सर, इन्वेंट्री है। यस सर, क्योंकि वो रियल एस्टेट में डील करते हैं, उस लैंड पे वो क्या करेंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, फिर उसमें फ्लैट्स बेचेंगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो लैंड इज़ इन्वेंट्री किन के लिए सर, फॉर बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, फॉर कंपनीज जो कि बिजनेस कंस्ट्रक्शन का करती हैं, उनके लिए लैंड क्या होगा सर, क्या दिखाएंगे, इन्वेंट्री। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। डीएलएफ वाला है वो, अगर उसने 10 जगह लैंड खरीदा ना, तो वो फिक्स्ड एसेट नहीं दिखाएगा, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिखाएगा, वो उसे क्या दिखाएगा, इन्वेंट्री, क्योंकि उसने एक जगह कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से नहीं खरीदा, उस पर वो भविष्य में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ डेवलप करेगा और फ्लैट सेल करेगा। तो वैसे ही एक जगह ज़मीन नहीं खरीदता, वो बहुत सारी ज़मीनें खरीदता है, बल्क में खरीदता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो जो भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, तो उनके लिए लैंड क्या है सर, आपका इन्वेंट्री है। आई होप कि ये जो लास्ट नहीं, ये जो लेक्चर रहा होगा काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी से भरा हुआ लेक्चर है। तो आई होप कि यू एंजॉयड दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें कि हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के टेक्निकल टर्म्स पे डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर।